Initially, my optional was not sociology. After studying for 9 months, I realized that mechanical engineering अपने में ही बहुत vast एक subject है. It was then when I started to explore other optionals and somehow sociology clicked. It was somewhere 2019 के around जब मैंने start किया sociology का preparation करना. So I have given 3 mains. When I enrolled here, मेरे score में improvement आया and it was 236. एंड दिस ईयर इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट हुआ है एंड यहाँ पे स्कोर अभी आ गया है. आई कैन सी इट इज एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी विच आई एम ऑब्जर्विंग हियर. अ बिग थैंक्स टू लेवल अप आईएएस फॉर प्रोवाइडिंग मी विद दिस प्लेटफॉर्म. तो क्या हुआ था 2021 में जो आपका स्कोर 197 रह गया? सर एक्चुअली उस टाइम पे जैसे मैंने बताया प्रॉपर गाइडेंस नहीं था. मैंने क्या किया सर, मैंने जो सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन की है, एज ऑल द स्टूडेंट्स वुड एग्री, आज टेलीग्राम पे सब मटेरियल अवेलेबल है. आई थॉट दैट प्रिपरेशन इज सफिशिएंट to cover sociological concepts and without proper understanding of subject मैं ये लिखने चला गया. मेन साइड मुझे लग रहा था कि I am very well prepared, but the result showed me कि नहीं, you are not well prepared. In fact, you are not at all prepared for this. First of all, very good evening to everyone and a big thanks to Level Up IAS for providing me with this platform to share my experiences and also a strategy that could be applied by the beginners. As sir had explained that I was a part of Bharat Petroleum Corporation Limited, so I would like to tell you all that I worked there for more than 7 years from 2016 and 2023, and it was there only when I started preparing for civil services in 2018. And sir, this is somewhat amazing that I would like to tell that initially my optional was not sociology. मैंने सबसे पहले अपना जो बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसी को ऑप्शनल फर्स्ट अटेम्प्ट में चुना था. दो आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स, बट उसके लिए 9 मंथ्स तक मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा था डिटेल्ड. बट सर आफ्टर स्टडिंग फॉर 9 मंथ्स आई रियलाइज दैट मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपने में ही बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है एंड कंप्लीटिंग इट in a span of 1 or 2 years and revising it just before the exam is a huge task. So it was then when I started to explore other optionals and somehow sociology clicked, because sir इसके जो concepts हैं बहुत ही relevant हैं, हम लोग ने सुने हैं बिल्कुल, we all know जो भी concepts हैं, तो ये immediately click कर गया. and फिर it was somewhere 2019 के around जब मैंने start किया sociology का preparation करना. So beginning with the session, sir, beginning with sociology, first I would like to tell the trajectory of marks that I have got. I have given 3 mains, and so I have given 3 mains, and a total of 6 attempts starting 2019 till 2024. So here I scored total 197 in sociology. Yes sir, this was my total score in sociology paper 1 and paper 2 combined. Yes. Then second attempt, it was when I was not associated with this institute sir. स्टार्टिंग में मैंने सोशियोलॉजी के लिए मैं नहीं एसोसिएटेड था, यहाँ पे जीएस वगैरह के लिए था. फिर व्हेन आई एनरोल्ड हियर तो मेरे स्कोर में इंप्रूवमेंट आया एंड इट वाज 236. एंड दिस ईयर इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट हुआ एंड यहाँ पे स्कोर अभी आ गया है. सो आई कैन सी इट इज एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी विच आई एम ऑब्जर्विंग हियर. सो तो क्या हुआ था 2021 में जो आपका स्कोर 197 रह गया? ओके सर, एक्चुअली उस टाइम पे जैसे मैंने बताया थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस नहीं था. एंड मैंने क्या किया सर, मैंने जो सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन की है, मतलब एज ऑल द स्टूडेंट्स वुड एग्री कि आज टेलीग्राम पे सब मटेरियल अवेलेबल है, तो मैंने भी टेलीग्राम पे ही सर्च किया एंड आई गॉट वीडियोस ऑफ वन टीचर एंड वहीं से मैंने अपना सारा प्रिपरेशन किया एंड आई थॉट दैट प्रिपरेशन इज सफिशिएंट टू कवर सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स. हालांकि वहां पे भी सर ने बोला था कि आप बुक भी पढ़िएगा जो कॉम्प्लीमेंट्री है वीडियोस के साथ में, बट
मेरे पास जॉब का मैं करता था, सो आई थॉट दैट आई हैड अ लिटिल पॉजिटिव ऑफ टाइम. सो व्हाट आई डिड, आई थॉट कि वीडियोस आर एनफ, एंड विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैं ये लिखने चला गया. मेन साइड मुझे लग रहा था कि आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बट द रिजल्ट शोड मी कि नहीं, यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड. in fact you are not at all prepared for this. So this was one major shortcoming कि there was incomplete understanding of the subject. इसका इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग को सर मैं एक दो पॉइंट से और एग्जाम्प्लीफाई करना चाहूंगा. बिल्कुल. जैसे मैंने कई सारे आंसर्स में जैसे होता है कि आप रेलेवेंस कुछ दिखा दीजिए, तो मैं एंड में टालकट पार्सन्स लिख देता था कि उनका AGIL फ्रेमवर्क यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, या फिर उनका कल्चरल पर्सपेक्टिव या ऑर्गेनिज्मिक पर्सपेक्टिव यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. इनफैक्ट एक जगह तो मैंने ये तक लिख दिया था कि वेबर वाज अ फेनोमेनोलॉजिस्ट, जो कि बहुत, आई डू नॉट फील कि इट इज करेक्ट ऑन पार्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टूडेंट. घूरिए वर्सेस एवरियर एल्विन का डिफरेंस जो है ट्राइबल्स में, वो नहीं सही से पता था. बट आई फेल्ट कि चीजें सही चल रही हैं. सो इट वाज लाइक अ मिरर, उसने एकदम शो कर दिया कि नहीं, चीजें नहीं सही हैं. सो 2022 का सर मेरा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ था. एंड देन 2023 में व्हाट आई डिड, आई जॉइन क्रैश कोर्स आफ्टर प्रीलिम्स प्रोसेस. जो लेवल अप का क्रैश कोर्स है उसमें ज्वाइन किया. एंड इट वाज काइंड ऑफ एन आई ओपनर फॉर मी, बिकॉज बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए मेरे, जो मुझे पता ही नहीं थे. लिटरली आई डिड नॉट नो देम. मुझे ये नहीं पता था कि फेनोमेनोलॉजी में शूट्स और हसल के नाम लिखना है. तो वो सब चीजें जो थी बहुत ही गलत हो रही थी. ये सब चीजें सर इम्प्रूव हुई. एंड यहाँ पे आके एक जो शॉर्ट नोट्स का एक कॉन्सेप्ट आया, वो बहुत अच्छा हुआ. इनफैक्ट जो इस अटेम्प्ट में इंक्रीज आया है यहाँ पे, उसको भी सर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो चीजें नहीं वर्क कर रही थी मेरे लिए लास्ट ईयर, यहाँ पे मैं मेंस के कट ऑफ से 4 नंबर पीछे रह गया था. तो यहाँ पे सर ये हुआ था कि कुछ तो पर्सनल रीजंस थे. पर्सनल रीजंस में आई वुड कोट कि जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वहां पे मुझे टाइम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था. तो काफी कम टाइम मिलता था, लाइक ऑफिस से आने के बाद 3 से 4 घंटे ही मिलते थे, उसमें सब कुछ मैनेज करना. सो इट वाज अ बिग इशू. तो ये एक रीजन था. प्लस इसमें होता क्या था, बस चीजें एक तरह से मैं कर लेता था, उनको कंसोलिडेट नहीं कर पाता था. सो व्हाट हैपेंड, एक एक स्ट्रेस मेरे ऊपर बिल्ड हो रहा था सर कंटिन्यूअसली. एंड ये बिल्ड ही होता जा रहा था. मुझे लग रहा था कि सब पढ़ तो रहे, लेकिन अगर उसको रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा. एंड इनफैक्ट ये एग्जाम के जो लास्ट डेज होते हैं, उसमें इतना स्ट्रेस बढ़ गया कि जो चीज मैं इजीली रिवाइज कर पाता था, कर सकता था, वो भी नहीं किया मैंने. एंड मोर ओवर ये प्रेशर रहता था कि मेरे पास थिंकर्स कम है, या फिर मेरे पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स नहीं है. तो ये सब चीजों ने बैकफायर किया एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिले. मोर ओवर एक और चीज थी, मेजर चीज थी सर, कि कई बार मिसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. लाइक क्वेश्चन में पूछा कुछ गया है, उसके इर्द गिर्द तो लिख दिया है, लेकिन जो एग्जैक्टली पूछा गया है वो नहीं लिखा है. तो जैसे सर एक मैं एग्जांपल दूंगा इसमें. एक मिनट, नेक्स्ट पेज आई थिंक वो प्लस से होएगा. एक सर एक क्वेश्चन आया था कि ये इसी साल का एक क्वेश्चन है. यस, व्हाई इज द स्टडी ऑफ मैरिज इंपॉर्टेंट इन सोशियोलॉजी. ये पहला पार्ट है. देन एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ चेंजिंग मैरिज पैटर्न्स फॉर इंडियन सोसाइटी. तो बेसिकली इसमें दो बड़े बड़े क्वेश्चन है. व्हाई इज द स्टडी ऑफ मैरिज इंपॉर्टेंट, तो इसमें जैसे सर ने सिखाया है, कीवर्ड पहले आइडेंटिफाई करना है. तो जैसे ये हमारा पेज है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैरिज को डिफाइन करेंगे सर. पहले इसको डिफाइन करेंगे. देन पूछा गया कि व्हाई इज द स्टडी ऑफ मैरिज इंपॉर्टेंट इन सोशियोलॉजी. अगर ये क्वेश्चन सर 20 नंबर्स का होता तो शायद मैं सोशियोलॉजी भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता. बट मुझे याद नहीं अब सर ये कितने नंबर का क्वेश्चन था. सो आई वुड डायरेक्टली कम टू व्हाई इज द स्टडी ऑफ मैरिज इंपॉर्टेंट.
यस तो अब सर मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालूंगा एंड वो हेडिंग भी एज इट इज क्वेश्चन से ही ली जाएगी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज यस इन सोशियोलॉजी। इसके पॉइंट्स दूंगा मैं। यहाँ तक सर चीजें कॉमन रहेंगी, आई बिलीव सारे कैंडिडेट्स में ये चीजें कॉमन रहेंगी जो लिखेंगे। जो सेकंड पार्ट है सर, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ चेंजिंग मैरिज पैटर्न्स फॉर इंडियन सोसाइटी। अब इसमें सर कई बार ऐसा होता है, जो मेरे साथ पहले हुआ था, आई वुड एज्यूम कि चेंजिंग मैरिज पैटर्न्स क्या है वो मुझे पता है, एग्जामिनर को भी पता है, एंड इट इज एज्यूम्ड। आप डायरेक्टली इम्प्लीकेशंस में लिखने लग जाता, बट नहीं, एक शॉर्ट में एक कनेक्शन देना पड़ेगा कि व्हाट आर द चेंजिंग मैरिज पैटर्न्स। बिल्कुल। ये एग्जैक्ट एक्सप्लिसिटली पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में, बट ये देना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि पहले क्या था, सॉरी, कि पहले क्या था ओल्ड मैरिज पैटर्न, वेरी नाइस, एंड व्हाट आर द न्यू मैरिज पैटर्न। यहाँ पे छोटा सा हम लोग दिखा सकते हैं कि क्या क्या है, जैसे ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली में हेट्रोसेक्सुअल मैरिज है, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स भी दे सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ चेंज, क्यों चीजें चेंज हो रही हैं, वो भी बहुत शॉर्ट में लिखना है, बिकॉज इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली आस्क्ड इन क्वेश्चन। एग्जैक्टली, इसलिए थोड़ा सा लिख देंगे कि क्या फैक्टर्स ऑफ चेंज है एंड नए पैटर्न्स क्या हैं, जो भी आप दिख सकते हैं वो एक छोटा सा लिख दीजिए। इट विल फॉर्म पेज का एक छोटा सा पार्ट ही आएगा, एंड देन आई विल कम टू द थिंग दैट इज आस्क्ड, implications, यस, implications of changing marriage pattern। सो इस तरह से जो आंसर है ये पूरा एक होलिस्टिक आंसर बनेगा, जो कि सर मुझे रियलाइज हुआ कि पहले अटेम्प्ट्स में मिसिंग थी ये चीज, बिकॉज वी एज्यूम मेनी थिंग्स। हम लोग ये तक एज्यूम कर लेते हैं कि डेफिनेशन तो गिवन है, वो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि हम लोगों को आती है। सो प्रिपेयरिंग बेसिक डेफिनेशंस और जो अपने क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उनको ब्रेक करिए एज मच एज पॉसिबल। क्वेश्चन से ही कीवर्ड निकाल के हेडिंग बनानी है एंड उनको एड्रेस करते जाना है। So this was the whole thing which I had followed this year, which I had probably missed in last year. Okay, so very nicely put up, यथार्थ। इससे पहले हम आगे जाएं and समझें कि beginners who are preparing for 2026 how they should prepare their optional, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं यथार्थ से with respect to whatever he did in those 3 mains। Okay, तो यथार्थ पहला जो आपका मेंस था that was in 2021। Yes sir। You scored 197 and you said that you had watched some videos from Telegram of some teacher। Okay, now we would like to know that the issue is that there are some section or some students who are actually relying on videos, okay, which is completely fine, but then they don't have capacity to understand whether this will work or not, okay, and they realize it when they write the mains, and by that time they've already wasted a lot of time। So it is very important for them also to understand that there is a huge difference between clarity of concept and the demand of the question, okay, right, and you can't just use formulas, as you said that you were using Talcott-Parsons, yes, like you can use social system or organismal system in every answer. This was not working for you in 197। yes sir। So what would you suggest to those students who are relying on Telegram videos specifically of that teacher? We don't want to definitely name any teacher or institution, but in general, right sir, for options, what would you say? Okay सर, जैसे कि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग की डिमांड की जाती है, इंस्टेड ऑफ जीएस जिसमें एक जनरल पर्सपेक्टिव से भी चीजें आंसर की जा सकती हैं, राइट। सो आई बिलीव ऑप्शनल में सर 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो अगर पूरा टोटली सेल्फ स्टडी कोई कर रहा है तो उसके पास प्रॉपर बुक्स उसको पता होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आई वुड से एक प्रॉपर गाइड होना चाहिए, गाइड जो बेसिकली एक टीचर ही होंगे तो उनको एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक
ऐसा ट्रस्टवर्दी टीचर है मेरे पास who will clear all my concepts without thinking कि इसको बेसिक्स भी नहीं आते हैं, बिकॉज इस एग्जाम का नेचर ऐसा है सर, इसमें मोस्टली कई बच्चे इंजीनियरिंग से हैं, कई बच्चे मेडिकल से हैं, एंड वो भी सोशियोलॉजी चूज करते हैं जिनके लिए बिल्कुल नया है ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट। सही बात है। तो एक गाइड होना बहुत जरूरी है जो एक सोशियोलॉजिकल लेक्सिकॉन डेवलप करेगा हमारा। एंड क्योंकि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में मैंने देखा है सर, एक आर्ट होती है लिखना, जो कि मैथ्स में फॉर्मूला बेस्ड चलती है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी चाहिए, तो वो एक टीचर की मदद से आ सकती है हमारे पास। दो और चीजें सर इंपॉर्टेंट है। एक पहला है कि पीवाईक्यू की एनालिसिस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लाइक ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी ऑप्शनल हो, आप पूरा पीवाईक्यू पे रिलाई कर सकते हैं। डेफिनेटली। एंड पीवाईक्यू के बेसिस पे ही अपने नोट्स बनाएं, बिकॉज सिलेबस में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, और इसके एग्जांपल्स तो कितने ही सारे हैं, लाइक मैरिज है एंड सुसाइड है, या फिर रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस है जो कि बहुत ही इग्नोर्ड एक चैप्टर है हमारा। तो ये सब एक पीवाईक्यू की एनालिसिस से बहुत इजीली पता चल सकता है। वेरी नाइस। एंड एक लास्ट चीज और है सर, इफ पॉसिबल, ये यहाँ पे कंडीशन लगी, अगर आपको एक अच्छा पीयर ग्रुप मिल जाता है। आई वॉज फॉर्चुनेट अनफ कि मुझे आई गॉट इन टच विद सम ऑफ द वेरी गुड पीपल लाइक रवीश, हु इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपर्स। यस। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि ये आप गलत लिख रहे हो भाई, ऐसे नहीं लिखा जाता है। सो अगर ट्रस्ट वर्दी आपको पीयर ग्रुप मिल जाता है तो वो सर है। सो बेसिकली 4 थिंग्स मैंने बोली, बुक, गाइड, पीवाईक्यू एंड पीयर ग्रुप। मुझे जो अभी समझ में आ रहा है ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और उन्हीं 4 के हेल्प से आप नोट्स से डिमांड तक पहुंचे हो, ये बोल सकते हैं ना? राइट सर, कि यहाँ तक नोट्स था, यस, और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, बट यहाँ पे डिमांड और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स दोनों आ गए। अब आप बिगिनर्स जो हैं 2026 के, उनके लिए एक थोड़ा टाइमलाइन बताइए। ठीक है। कब से तैयारी शुरू करें ऑप्शनल की? ठीक है सर। और कब खत्म करें, और जीएस के साथ कैसे पढ़ें? यस सर। हम तो जैसे मानते हैं फाइनेंशियल ईयर जैसे एक अलग है, अप्रैल से मार्च वाला। यस, राइट सर। वैसे ही अभी यूपीएससी का ईयर होता है मई टू। राइट। ओके। एंड सर विजडम इसी में है कि जल्द से जल्द हम लोग ये चीज पहचान लें। यस। बिकॉज सर इनिशियल अटेम्प्ट्स में मेरी एक बहुत बड़ी कमी मैं ये मानूंगा कि आई डिड नॉट हियर टू टॉपर्स। उन्होंने बोला कि ये स्ट्रेटेजी है, जैसे प्रीलिम्स को आपको राउंड्स में अटेम्प्ट करना है, स्टैटिक को ही अपना बेस मानना है, या फिर पीवाईक्यू पे बहुत फोकस करना है। बट मुझे ये लगा कि मेरे पास टाइम कम है, मैं कैसे करूंगा, नोट्स कैसे बनाऊंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, हैंड आउट से ही पढ़ लेते हैं। बट अल्टीमेटली व्हेन आई रियलाइज कि जो चीजें कही जा रही हैं वो सही कही जा रही हैं, तभी ये पेपर भी क्लियर हुआ है। सही बात है। तो सर इसमें मैं जो बोलना चाहूंगा फॉर बिगिनर्स, जैसे अगर 2026 टारगेट कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो उसको सर एक ये एकदम सेट पैटर्न है, एंड इट इज मोर और लेस ट्रू, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कि आपका जैसे इसका जो एग्जाम है प्रीलिम्स का, इट वुड बी समवेयर अराउंड मई 26 में कहीं पे होगा इसका एग्जाम। यस। तो इसके लिए हमारे पास टाइमलाइन अभी क्या है, अभी लाइक इट इज अप्रैल, मई तो, चल रहा है। यस। तो सर अभी अगर प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो वो दे दें, एंड उसके बाद मई से लेके दिसंबर तक, लाइक इट इज अराउंड 7 to 8 months का टाइम है, which has to be dedicated wholly to मेंस प्रिपरेशन। वेरी नाइस। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस को ही प्रिपेयर करना है, विदाउट एनी डाउट मन में कि नहीं ऐसा करेंगे तो प्रीलिम्स अफेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, एंड इट विल वर्क फॉर एवरीवन। फिर इसके बाद जो जनवरी का फेज आएगा, जनवरी से लेके नेक्स्ट आपके मई तक, उसमें आपको प्रीलिम्स का रिवाइज करना है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है। वेरी ट्रू। इसकी अपनी अलग स्ट्रेटेजी है कैसे करना है। सो अब मेरे पास बेसिकली मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास 7 months है जिसमें हमें मेंस को प्रिपेयर करना है। राइट। अब सर आई बिलीव कि सोशियोलॉजी वुड टेक अराउंड 5 months, मे बी ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, किसी स्टूडेंट का कैलिबर कम है तो वो हो सकता है 6 महीने में कर ले, जैसे मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा
कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं, वो हो सकता है 3 मंथ में ही कर ले, बट 5 to 6 मंथ इज एन आइडियल टाइम जितने में हमें सोशियोलॉजी प्रिपेयर करनी है। सोशियोलॉजी along with GS and SA. ये मीन सर व्हाट हैज टू बी डन, आप जिस भी ईयर का प्रीलिम्स दे रहे हैं उससे 1 साल पहले के दिसंबर तक वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद मेंस। ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी है जो मुझे लगता है बहुत ही कारगर रहेगी। ठीक है। सो दिसंबर इज द टारगेट जहां पे हमें अपना सोशियो भी फिनिश करना है, जीएस भी फिनिश करना है, एंड ऐसे वो थोड़ा सा आप कम प्रायोरिटी पे रख लीजिए, बिकॉज ऐसे हम लोग अच्छे तभी लिख पाते हैं जब इन दोनों में थोड़ा सा अच्छा नॉलेज हो जाता है। बिल्कुल। सो मैं क्या करता था सर, मुझे एक्चुअली पहले मैंने ये, एंड हाँ वन मोर थिंग सर, जो मैं हर स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आपकी स्ट्रेटेजी फिक्स नहीं रह सकती है। आप एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, 10 दिन बाद आपको लगेगा फेलियर है, फिर बदल देंगे। सो यू विल फाइंड आउट योर ओन स्ट्रेटेजी विद टाइम। बट इसमें मैंने जो स्ट्रेटेजी जो मुझे काम की थी वो था ऑल्टरनेट डेज वाला प्रिपरेशन। ओके। ऑल्टरनेट डेज, इसका मतलब सर ये सिंपल है कि एक दिन में मैं सोशियो करता था एंड नेक्स्ट डे पे मैं जीएस करता था। ओके। ऐसा मैं इसलिए भी करता था सर क्योंकि मैं थोड़ा स्लो रीडर था, तो जब तक मैं सोशियो के कुछ कॉन्सेप्ट 3-4 घंटे में बिल्ड करता था तब तक जीएस का टाइम आ जाता था, तो वो अधूरा रह जाता था। सो मैं फुल डे इसको डेडिकेट करता था एंड डे के एंड तक लगता था कि ओके अब मेरा कुछ एक अच्छा पोर्शन कवर हो गया है। सो दिस वाज माय स्ट्रेटेजी, मैं इस तरह से करता था, ऑल्टरनेट डेज पे करता था। तो इसमें होता क्या था कि हमारा जो 7 मंथ्स है उसमें चीजें अच्छे से कवर हो जाती थी अलॉन्ग विथ, एंड एक और चीज था कि मैं थ्रू आउट सर ऑनलाइन स्टूडेंट रहा हूँ। लाइक फ्रॉम माई फर्स्ट अटेम्प्ट टिल माई 6th अटेम्प्ट आई वॉज थ्रू आउट एन ऑनलाइन स्टूडेंट। तो मैं क्लासेस, तो मेरे पास लग्जरी नहीं थी फिजिकल क्लासेस की। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जब मैं ऑफिस से आता था या फिर उसके बाद भी जब मैं डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहा था, सो आई डिड व्हेन, जब मुझे टाइम मिलता था उस हिसाब से मैं करता था। अब ऑल्टरनेट डेज में ये तो है ही, मेरे लेक्चर्स कुछ मिस होते थे, तो जब उसका दिन आता था तो मैं पहले लेक्चर्स करता था, देन उसकी रिवीजन वगैरह करता था। तो ये सारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी, दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज, आप हर स्टूडेंट का अपना हो सकता है, बट दिस वाज समथिंग व्हिच वर्कड फॉर मी। ठीक है। अभी एक स्टूडेंट को प्रिपेयर क्या क्या करना चाहिए, इसमें पहले तो सर इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो हम लोग पेपर 1 से ही शुरू करेंगे बिकॉज ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, एंड ये जो है ये अप्लाइड है, जो कि इंडियन सोसाइटी पे कॉन्सेप्ट्स, वही कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होके आते हैं। अब इसमें सर जितने भी हमारे 10 या 11 यूनिट्स हैं, तो एक एज अ स्टूडेंट मैं आपको एडवाइस दूंगा कि हर यूनिट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि यूनिट 4 जो है, एक यूनिट 4 है, मैं बिगिनर्स को बताना चाहूंगा, जिसमें थिंकर्स आते हैं, एंड सबको ये लगता है कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड यही है सोशियोलॉजी, बट ऐसा नहीं है सर। यूनिट 4 से भी सवाल आएंगे, यूनिट 5 स्ट्रैटिफिकेशन से भी सवाल आएंगे, 1 2 3 से भी आएंगे, एंड 1 2 3 से भी आएंगे। सो हमें क्या करना है कि कई बार यूनिट 1 के जो सवाल हैं वो समझ में नहीं आते हैं, आई एम वेरी ऑनेस्ट, कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी में डिफरेंस, या कई ऐसे टॉपिक्स रहते हैं मॉडर्निटी यूरोप में, तो थोड़ा सा मिस हो जाती है, तो स्टूडेंट्स उसी पे बार बार अटके रहते हैं इंस्टेड ऑफ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, यू आइडियली वन शुड ज्वाइन एक कोई फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए जिसमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। दिस इज नीडेड सो दैट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि कई बार बुक बहुत वास्ट होती है, हम समझ नहीं पाते हैं कितना इसको डिफरेंशिएट करें, क्या चीज इस एग्जाम स्पेसिफिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सो इट विल एक्ट एज अवर बेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स, एंड ये भी जनरली इसी ड्यूरेशन में चलते हैं, तो ये आपको चीजें कवर कराएगी। फिर सर सेकेंड चीज जो है, हमें जो नोट्स बनाने, हम नोट्स भी सर मैं 3 पार्ट्स में रखता हूँ। पहले तो आते हैं बेस नोट्स,
जो सर हम लोग फर्स्ट रीडिंग करते हैं उसमें जो बनाते हैं, दीज आर यूजुअली वेरी बल्की, एंड इसको बल्की होने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यही हमारे फर्दर बेस बनते हैं, इसी को हमें पढ़ना है। फिर सेकेंडली क्या होता है, इसके फिर हम लोग को इसको रिफाइन करना होता है एंड शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। ये शॉर्ट नोट्स में जो फोकस होता है दैट इज PYQ, वेरी नाइस। क्योंकि इसमें सब कुछ है, बट ये जो शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं ये PYQ बेस्ड ही आएंगे। ओके, आपको बस इतना देखना है कि जो चीजें आ रही हैं बार बार रिपीट हो रही हैं वो करें, एंड अपने पे थोड़ा ट्रस्ट रखें कि अगर और भी टॉपिक्स आ जाते हैं तो वो मैं अपने नॉलेज से रिकॉल करके यहाँ से कर लूंगा कवर, बिल्कुल, है ना। एंड थर्ड चीज जो आती है सर, विच आई कॉल एज सुपर शॉर्ट नोट्स, ये सर ये भी बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं, हर कोई अलग नाम से बुलाता है, मैंने बस इसको ये नाम दे दिया, ऐसा नहीं है कि आई हैव इन्वेंटेड इट, इट इज नथिंग लाइक दैट। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये जैसे ये मैं बताना चाहूंगा, जैसे शॉर्ट नोट्स मेरे ये कहाँ से बने थे, तो ये मैंने जो लेवल अप का कोर्स किया था उसमें पोस्ट प्रीलिम्स फेज में जो क्रैश कोर्स होता है उसमें से सर ने बनवाए थे, एंड ये भी मोस्टली PYQ बेस्ड ही होते हैं, तो इसमें से चीजें कवर हो जाती हैं बहुत अच्छे से एंड कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे थे। बट इसमें भी वही चीज हो रही थी कि इसको एक और चीज में करता था सर, लाइक हाईलाइटिंग विद डिफरेंट कलर पेन्स, एंड ये सब चीजें पिछले सालों के टॉपर से ही सीखी हुई हैं। आप फर्स्ट रीडिंग में जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको येलो से हाईलाइट कर दो, फिर आपको लग रहा है इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो ऑरेंज से कर दो, इस तरह से चीजें वो होती हैं। एंड एक चीज मैं और सर बताना चाहूंगा जो मैं सबको बोलता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछता है कि लोग बोलते हैं प्रिपेयर फॉर द D डे, बट आई से प्रिपेयर फॉर D-1 डे। ऐसा इसलिए बोलता हूँ सर क्योंकि ये वो दिन होता है एग्जाम के एक दिन पहले व्हेन वी आर वेरी स्ट्रेस्ड। यस, हम लोग को लगता है कि इतनी चीजें रिवाइज ही नहीं हो सकती हैं, एंड अल्टीमेटली हम लोग क्रम्बल कर जाते हैं एंड वो स्ट्रेस में सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। सो D-1 डे के लिए प्रिपेयर होने का क्या मतलब है कि ऐसे नोट्स बनाएं जो कि 3 से 4 घंटे में रिवाइज हो जाएं। वेरी नाइस, है ना, स्पेशली ट्रू फॉर GS जहाँ पे हम लोग आते हैं पूरे दिन 6 घंटे का एग्जाम लिख के, बहुत थके होते हैं। एंड सेम विद सोशियोलॉजी ऑल्सो, मैं सर दिखाना चाहूंगा सर, इफ यू अलाउ। डेफिनेटली। सो गाइस, अभी यथार्थ विल शो यू शॉर्ट नोट्स एंड सुपर शॉर्ट नोट्स, है ना? यस सर, ताकि बच्चों को भी आइडिया लग जाए कि किसको शॉर्ट बोलना है, किसको सुपर शॉर्ट। सो शुड वी स्टार्ट विद शॉर्ट नोट्स फर्स्ट? सर शॉर्ट नोट्स वाले तो मैंने शेयर नहीं किए अच्छा, सर, सुपर शॉर्ट नोट वाला है। हाँ ये सुपर शॉर्ट नोट्स नहीं है अच्छा, सर ठीक है। दोनों। सो लेट्स सी सुपर शॉर्ट नोट ये किसको बोला जा रहा है, ये यहाँ से सर। देखते हैं। हाँ, सो सर बेसिकली इट इज अ डायरी, ये है जो पीपल कैन सी, इट इज अ वेरी स्मॉल डायरी, एंड इसमें मैंने क्या किया है सर, इसमें पूरी सोशियोलॉजी है, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, इट इज देयर इन दिस ओनली। इसमें जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो हैं, एंड उसके साथ साथ जो टेस्ट का फीडबैक है वो भी है। एंड ये काम कब आता है सर, जब हम लोग सुबह सुबह एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो वी हैव 45 to 50 मिनट्स, सेम पेपर 1 खत्म होने के बाद हम लोग को खाना भी खाना है, एंड देन वी हैव अराउंड 45 to 50 मिनट्स अगेन। वेरी नाइस। सो मेरा पर्पस ये था कि सर मैं पूरे पेपर को इतने टाइम में पढ़ लूं जिससे जैसे ही क्वेश्चन आए आई एम इमीडिएटली एबल टू रिप्रोड्यूस द कंटेंट। वेरी नाइस। सो जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ सर, जैसे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसकी डेफिनेशन C.W. मिल्स ने दी है। फिर वहीं पे आता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स जब पढ़ेंगे तो दे वुड बी एबल टू कनेक्ट देम बेटर। बिल्कुल। इन शॉर्ट नोट्स में यथार्थ ने देखो क्या किया है, कॉन्सेप्ट का नाम लिखा है और उसको कॉइन किसने की है उनका नाम लिखा है, और इस शॉर्ट नोट में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट का नेम और थिंकर का नेम। अब सवाल ये आता है यथार्थ, यस सर, इतना क्रिस्प शॉर्ट नोट बनाना जिसमें सिर्फ की वर्ड है और कुछ भी नहीं। यस सर, कई लोगों को लगता है अगर हम ये बना लेंगे तो हमें याद कैसे आएगा कि इसके पीछे डेफिनेशन क्या थी, राइट, अंडरस्टैंडिंग क्या थी, उसके ऊपर क्या बोलोगे? सर एक्चुअली ये है, इट इज नॉट अ पनेसिया टू गेट गुड मार्क्स। यस, आपको इसके पीछे मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे। डेफिनेटली। जो आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं उसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। तब क्या होता है सर, हम लोग को रट जाता है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है, एंड हम लोग इतने टेस्ट देते हैं,
तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर पीवाईक्यू बेस्ड है ना, लाइक बायोलॉजी वर्सेस हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, तो उसमें हल्का सा इसका कॉन्सेप्ट ले आएंगे तो सही रहेगा। वेरी नाइस। तो वहां पे सर इतनी बार स्टडी कर लिया होता है, तब जब एग्जाम के पहले एक टेंशन होता है कि कुछ याद नहीं आ रहा है, तो जस्ट हैव अ ग्लांस थ्रू देम एंड इस बिलीफ के साथ ग्लांस करना है कि आई वुड बी एबल टू रिकॉल देम। वेरी नाइस। तो यानी कि अंडरस्टैंडिंग की आपकी डेप्थ जो है ना, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, वो तो गिवन है, बट उसको इतनी बार रिवाइज कर लिया है सामने वाले ने कि अब वो माइक्रो नोट्स भी बना ले तो घबराहट की बात नहीं, बस रीड करते रिकॉल हो जाएगा सब। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पढ़ना पड़ता है तब जाके ये वाले नोट्स बनते हैं, और सिर्फ पढ़ना नहीं पड़ता, अंडरस्टैंडिंग भी रखनी पड़ती है, नहीं तो कल को सिर्फ ये वर्ड्स आएंगे और डेप्थ नहीं आएगी आंसर में। यस सर, राइट सर। तो ये है सर, मैं फिर नेक्स्ट एक एस्पेक्ट में मूव करना चाहूंगा अभी। एक मिनट सर, कैसे नोट्स, यस। इसमें सर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो जब हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं एग्जाम में, तो ये चीज मैंने आपसे सीखी थी कि वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट स्टैटिक क्वेश्चन, एंड मैंने वही फॉर्मूला फॉलो भी किया था, बिकॉज जो एक करंट अफेयर्स के रैंडम क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक स्कोप रहता है कि मे बी जो भी हम लोग लिखें वो शायद एग्जामिनर के पास तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो हो सकता है उनके हिसाब से लगे ये बहुत कम है। सो इसमें मैं सेफ खेलता था, मैं ये कहूंगा कि जो चीज स्टैटिक है वो चीज आप सेलेक्ट कर ले। सो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बिकम्स सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज सर मैं बोलूंगा कि आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर राइटिंग इज वन थिंग विच हर एस्पिरेंट जो है उससे डरता है। मैंने जितनों से मिला हूं, किसी ने ये नहीं कहा है कि आंसर राइटिंग डे 1 से मुझे बहुत मजा आया है। सो आंसर राइटिंग इज समथिंग विच वी हैव टू फोकस, एंड इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। सो 2 चीजें मैं बोलूंगा इसमें बस। इसमें आंसर राइटिंग में सर 2 चीजें हैं। एक तो है रियल आंसर राइटिंग करें, फुल आंसर लिखें 7 to 8 मिनट्स या 11-13 मिनट्स में, और दूसरा है जस्ट उन पे ब्रेन स्टॉर्म कर लें 2 मिनट्स में। एंड एक चीज है डेली आंसर राइटिंग, एंड एक चीज है फुल टेस्ट देना। इन सारे आंसर राइटिंग के सर अलग अलग पर्पस होते हैं। लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से हम लोग कई सारे टॉपिक्स के जस्ट 2-2 मिनट्स में फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि इसमें मैं लाइक सुसाइड पे क्वेश्चन आया तो इसमें मैं सुसाइड को डिफाइन करूंगा, फिर उसके अगर टाइप पूछे गए हैं दरखिम का नाम लूंगा, उनकी बुक का नाम लिखूंगा, फिर उसमें जो भी पूछा गया है हेडिंग डाल के उसके जो पॉइंट्स हैं, अगर टाइप्स पूछे गए तो टाइप्स लिख दूंगा, और एंड में अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो शायद थोड़ा सा क्रिटिसिज्म दे दूंगा, नहीं तो वो भी नहीं दूंगा। इस तरह से बस इट वुड बी लाइक कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं बना रहा हूँ कि मैं लिखूंगा क्या। वेरी नाइस। एंड ये है रियल आंसर राइटिंग, जिसमें आप रियल में लिखेंगे, आप देखेंगे कितना हो रहा है, मैं कितना कर पा रहा हूँ। देन एक ये चीज इंपॉर्टेंट है सर, डेली आंसर राइटिंग एंड फुल टेस्ट लिखना। इन दोनों के अलग अलग पर्पज हैं। मैं सर डेली आंसर राइटिंग, अब ऐसा नहीं कि इट वाज एब्सोल्युटली डेली, बट इट वाज वेरी रेगुलर, कि हो सकता है 1 दिन 2 दिन का गैप आ जाए, बट इट वाज प्रीटी रेगुलर। इसका पर्पज ये होता था क्वालिटी इंप्रूव करना। ओके, मे बी मैं 2 आंसर्स लिखूं बस, बट इसमें मैं ये फोकस करता था कि मेरी क्वालिटी अच्छी हो। एंड फुल टेस्ट में मैं ये फोकस करता था कि 3 आवर्स में पेपर फिनिश हो जाए विद अ रिस्पेक्टेबल क्वालिटी। सो इन दोनों के पर्पज अलग हैं, बट दोनों की इंपॉर्टेंस अलग है, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। दिस इज अनदर मेजर थिंग विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट। एक चीज और थी सर इसमें एक इम्पोर्टेंट, कि थिंकर्स पे जैसे कि एक बहुत डिबेट चलता है कि कितने करें कितने ना करें, तो आई डू नॉट नो वेदर इसका राइट आंसर किसी को भी पता है। कुछ लोग बोलेंगे कि आप 10 लिख दीजिए, कुछ लोग बोलेंगे कि आप 2 लिख दीजिए, बस डिमांड एड्रेस कर दीजिए। सो आई वाज अमंग द सेकंड वन, जो डिमांड पे ट्राई करता था, थिंकर्स भले ना ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट में मैं बहुत स्ट्रेस आउट हो गया था, इसलिए मैंने क्या किया था, सेकंड अटेम्प्ट में जो टॉपिक्स अच्छे से पीवाईक्यू में कवर नहीं थे उसको बस मैंने टॉपर के नोट्स से
दो दो थिंकर्स हर टॉपिक के लिए लिख लिए थे कि अगर कुछ इस पे आ भी जाता है तो एटलीस्ट आई वुड बी एबल टू डू समथिंग, एंड ये इट वाज ओनली फॉर एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, कितना वो रियल आंसर का पार्ट है, थिंकर आंसर तो नहीं है। तो ये चीज थी सर। सो अच्छा यथार्थ, ये जो मैच्योरिटी है, अभी आपने एक चीज बोली कि थिंकर आंसर नहीं है, ठीक है, ये मैच्योरिटी आपको कैसे डेवलप हुई? किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि यस आई एम फोर्सिंग थिंकर, आई एम नॉट राइटिंग, आई एम जस्ट फोर्सिंग? यस सर। सर एक्चुअली यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा आपको क्रेडिट देना चाहूंगा कि इट वाज क्लासरूम सेशन जिनमें ये चीज पता चली। एक ये मिथ बस्ट हुआ कि थिंकर ही आंसर नहीं है, एंड बिकॉज पूछी कुछ चीज गई है उसमें हम इनका रेफरेंस दे सकते हैं, बट ओनली गिविंग देयर नेम एंड एज्यूमिंग कि इट इज द आंसर, वो तो कहीं से रेलिवेंट नहीं लग रहा है। बिल्कुल। एंड इसमें सर एक और चीज है, यहीं पे मैं बोलना चाहूंगा कि जो टॉपर कॉपीज होती हैं दे एक्ट एज मिथ बस्टर्स। इसका सर ये सिंपल सा मतलब है कि कुछ थिंकर्स 10 थिंकर लिख के भी अच्छे नंबर ले आएंगे, कुछ एक थिंकर के साथ भी उतने ही अच्छे नंबर ले आएंगे। राइट। सो देयर इज नो फिक्स्ड स्ट्रेटेजी। आप बस जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको जरूर एड्रेस कर लें। इफ दैट इज बीइंग एड्रेस देन आई बिलीव सर थोड़ा सा रिवॉर्ड उसका मिलेगा। वेरी नाइस। तो गाइज ये सीखने की जरूर बात है। अब ये चीज मैं खुद भी कई बार रिपीट करता हूँ, पिछले सेशन में भी बोला है, you can't compromise with the demand. Okay. Irrespective of whatever thinker you have, how many number of thinkers you may have, but if you're not hitting the demand, वो number of thinkers का कोई relevance नहीं बचा है फिर। Okay. और ये चीज जितना जल्दी आप समझोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और ये जल्दी समझने का तरीका क्या होता है पता है? आंसर राइट करने का मूड बनाना। एक दिन जब आप राइट करते हो और जब आप किसी को भी दिखाते हो, अपने दोस्त को, अपने पीयर ग्रुप को, जैसे उन्होंने बोला, या अपने गाइड को, वो आपको शायद ये बता दे कि यार क्वेश्चन तो कुछ और है, पर शायद वो एक लाइन ऐसी बोल दे, कभी आपको बोल दे, अगर आपको वो राइट मेंटोर या गाइड मिल गया आपको, शायद वो आपको बता दे क्वेश्चन तो कुछ और है। शायद उस टाइम से आपको ये रियलाइज हो कि ये नोट्स आ रहे थे, आंसर नहीं। तो वो इंपॉर्टेंट है जानना। ओके आगे। यस सर। सर इसमें जो बिगिनर्स के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सो यस, तो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि उनको जो फेज था, आई थिंक वो सर चला गया क्या जिसमें मंथ का टाइमलाइन लिखा था? यस यस, कि ये जो फेज है इसमें पूरा उनको सोशियोलॉजी एंड जीएस अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ये सर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद वी हैव हार्डली 3 मंथ्स, उसमें बहुत स्ट्रेस आ जाता है कि अब कैसे करेंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें यहाँ पे नोट्स होने चाहिए एंड उसकी एक सफिशिएंट अच्छी खासी आंसर राइटिंग की होनी चाहिए पीवाईक्यू बेस्ड पे। सही बात है। सो एंड एक और चीज है, जैसे पेपर 2 के लिए मैं बोलना चाहूंगा सर, पेपर 2 में सिलेबस बहुत वास्ट है, लाइक इट इज पेपर 1 से भी बहुत ज्यादा लगता है मुझे। तो उसमें इंस्टेड ऑफ कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, अगेन सिर्फ पीवाईक्यू को बेस बना के उसको कर लेंगे, सो वी वुड बी डन विद आवर 80% पार्ट। रिमेनिंग पार्ट के लिए अगेन जैसे मैंने बोला था कि बेस नोट्स या फाउंडेशन नोट्स जो है हमारे, उन पे रिलाई करके चीजें हो जाएंगी। सो गाइस, यथार्थ का जो सोशियोलॉजी का पेपर 2 है उसमें यथार्थ के इस बार 143 नंबर आए, विच इज कंसिडरेबली वेरी गुड मार्क्स, कीपिंग द टोटल मार्क्स इन पर्सपेक्टिव अक्रॉस ऑप्शंस दिस ईयर। पेपर 2 अलोन इसके 143 हैं। यथार्थ जब आपने पेपर दिया था जिस दिन सोशियोलॉजी का, राइट सर, बाहर आप आकर आपको क्या लग रहा था कि 1 में ज्यादा आएंगे या 2 में? आपको लग रहा था दोनों में ज्यादा आएंगे? आपका फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में क्या था? यस सर। हाँ सर, ये तो तीनों अटेम्प्ट में मुझे ये लगा कि मेरे पेपर 1 में ज्यादा आएंगे, एंड तीनों अटेम्प्ट्स में मेरे पेपर 1 में कम आए। राइट। इनफैक्ट एक्चुअली पेपर 1 से बहुत कनेक्टेड फील होता है बिकॉज इतने थिंकर्स हैं, तो लगता है कि नाउ वी हैव ग्रास्प्ड द सोशियोलॉजिकल नॉलेज, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन समझ में आ गया है। राइट। बट प्रोबेबली हम लोग को उतना शायद नॉलेज नहीं है, या फिर डिमांड कहीं ना कहीं मिस हो जाती होगी जितना एग्जामिनर को है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला आपको हमेशा लगा पेपर 1 में आपके ज्यादा आएंगे, ऑनेस्टली बताना क्यों लगता था? हाँ सर, बिकॉज
बहुत अच्छी डेफिनेशंस उसमें आती थी हम लोग को, हाँ एंड मोस्टली जो चीजें थी वो पीवाईक्यू से ही रिपीट हो जाती थी। हाँ तो लगता था कि हम लोग ने वही चीज रिप्रोड्यूस कर दी है तो नंबर तो आने चाहिए। राइट। बट समवेयर एग्जाम का जो 3 घंटे का जो माहौल होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता ही है, रिजल्ट का प्रेशर, सब चीजें दिमाग में आती हैं। तो उसमें सर लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें मिस हो जाती हैं। वी समटाइम्स टेंड टू ओवरडू आल्सो मे बी। यस। सो वन में क्या होता है ना, जैसा बोला यथार्थ ने, बिल्कुल सही बात बोला। वी आर so much emotionally invested in Right. paper one. We begin our journey of sociology with paper one. We fall in love with thinkers and their ideas to an extent that we forget कि आंसर कुछ और ही आएगा जिस दिन आएगा। ये पढ़ाई ही चल रही है, अभी लिखाई कुछ अलग होती है। सो ये जरूरी है जानना कि पेपर वन जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक रेगुलेशन आपको रखनी पड़ेगी। आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ मुझे रुकना है और नंबर क्यों नहीं आते इतना पढ़ने के बाद भी। और टू में ऑन दी अदर हैंड यथार्थ को कभी कॉन्फिडेंस नहीं फील होता था, Yes. और टू में ही हमेशा इनके ज्यादा है। उसका रीजन जो मुझे लगता है यथार्थ, वो ये है कि टू में आपको शायद इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं लगता था क्योंकि आपके पास उतनी थिंकर्स नहीं थे या उतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं थे आप टू में जितना वन में आप थे। और इस वजह से आप टू में जो पूछा है बस वही लिख के आ रहे हो, Yes. और वन में जो पूछा है उससे ज्यादा भी लिख रहे हो क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी Right. इमोशनल उधर है। Right. यानी टू में डिमांड हिट हो रही है और कुछ नहीं, इसलिए नंबर ज्यादा आ रहे हैं। वन में बहुत कुछ आ रहा है इसलिए कम हो रहे हैं। क्या लगता है, ठीक है? सही लग रहा है सर मुझे। इनफैक्ट ऐसा ट्रू भी है क्योंकि पेपर टू में जस्ट कॉन्सेप्ट्स पता है एंड उसी को बस रिप्रोड्यूस करने पे, उसको एज पर डिमांड एडजस्ट करने में ही बस दिमाग जाता है। लेकिन पेपर वन में ऐसा लगता है कि इमाइल डरखैम को पूछ लिया, वी नो एवरीथिंग, कहीं ना कहीं ले आओ। तो उसमें डिमांड मिस होने के चांस रहते हैं। प्रोबेबली मेरे साथ ऐसा हुआ है, बट देयर आर मेनी पीपल हु हैव स्कोर्ड 150 प्लस आल्सो। यस यस। एंड सर मैं बस एक लास्ट चीज और ऐड करना चाहूंगा। मैंने एक जगह लिखा था, टॉपर कॉपीज एक्ट एज मिथ बस्टर्स, इसी स्लाइड में। तो यहाँ पे सर मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में दिस वाज अ मेजर मिस्टेक इन जीएस एसए एंड ऑप्शनल, कि मैं टॉपर कॉपीज को नहीं एनालाइज करता था। एंड रीजन वही सेम कि कैसे करेंगे, टाइम इतना है, कैसे करेंगे, दिस कैन नॉट बी डन। बट लास्ट अटेम्प्ट में सर ये सब किया मैंने। एंड इसमें टॉपर कॉपीज में वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि उनके हर एक चीज के नोट्स नहीं बनाने हैं। मैं ऑप्शनल स्पेसिफिक बता रहा हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं, लाइक 5 to 6 टॉपर्स को आप देखिए एंड आपको एक ना एक टॉपर मिल जाएगा जो आपके माइंडसेट से मैच करेगा। लाइक जैसे अगर कोई बंदा थिंकर ज्यादा लिखना चाहता है तो उसको थिंकर वाला टॉपर मिल जाएगा, वो उसको रेफर कर ले। जैसे मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे वर्धा मैम एंड दिव्यांशी सिंगला मैम, इनकी कॉपीज पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि देयर वाज अ बैलेंस। एक दो थिंकर्स होंगे एंड डिमांड बहुत अच्छे से एड्रेस होगी। तो इस तरह से टॉपर को भी आपको कौन सा चूज करना है उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा। वेरी नाइस। एंड उसकी बस अच्छी अच्छी चीजें आप ले लीजिए जो आप अपने में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेयर ऑल्सो डू नॉट ओवरडू, उतना करेंगे सर जितना रेप्लिकेट हो सकता है, बिकॉज दिस एग्जाम इज एवरीथिंग अबाउट रेप्लिकेशन। Yes. So So this you was, guys, you can also download Vardha's copy. She was last year ranker 18 and she did foundation with us sociology. तो इनकी कॉपी से आपको समझ आ जाएगा कि what is the meaning of writing only demand and not flooding your answer with notes. So इनका चैनल भी है, you can follow that. Yes. And यथार्थ अगर तुमने चैनल नहीं बनाया तो तुम भी बना लेना। सर मैंने एक्चुअली मैंने ग्रुप बनाया है बिकॉज उसमें 2-way इंटरेक्शन चल रहा है अभी। अच्छा। यस, आई हैव मेड दैट सर। मुझे याद है ऐसा रवीश ने भी ग्रुप बनाया हुआ है, उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने किया है सर। मैंने भी रवीश को बोला कि एक पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसने बोला कि डेमोक्रेसी है। मैंने कहा मोमोक्रेसी ना बन जाए कहीं इतने ज्यादा बच्चों के बाद। मे बी सर उस टाइम पे देखेंगे क्या करना है। ऐसा कर सकते हैं कि जो वी विल सी। बट अभी के लिए वो ग्रुप है बिकॉज बहुत कम लोग हैं उसपे। डेफिनेटली। अच्छा ये था, तुम एक चीज और बता रहे थे, प्रेजेंटेशन। राइट सर। थोड़ा प्रेजेंटेशन के बारे में बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेशन? अच्छा सर, मेरी आंसर कॉपीज होंगी? हाँ, आंसर कॉपीज यहाँ नहीं है, बट अभी हम अरेंज करा देते हैं। टेस्ट 8 या 7, टेस्ट 8-7 की, ठीक है 8 की, बिकॉज वो पेपर 2 है सर। ठीक है, तो मुझे 2 मिनट दो, तब तक तुम मैं बताता हूँ सर। हाँ।
इसमें जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है दैट हैज बीन अ मेजर चेंज, एंड प्रेजेंटेशन को मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है थ्रू आउट जीएस एंड अपना ऑप्शनल. सो व्हाट आई मेंट बाय प्रेजेंटेशन, टू थिंग्स आई वुड से. फर्स्ट इज पहला चीज है क्लैरिटी या क्लेनलीनेस. इसमें मेरा फोकस ये था कि जस्ट आंसर शीट को क्लीन रखो, एज क्लीन एज पॉसिबल. इसका ये मतलब नहीं है कि हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, बट हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वी आर एबल टू इजिली मेक आउट द थिंग्स. इसमें मैं क्या करता था, इंडेंटेशन फॉलो करता था बहुत इजिली. एंड ये जो सेकेंड पॉइंट था, आई विल कवर हियर ओनली. इंडेंटेशन इज बेसिकली दिस ओनली, ये जो मैं बता रहा हूं कि अगर मेरा पेज यहां से है तो यहां से मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है हेडिंग, उसका जो सेकेंड पार्ट आ रहा है इट विल बी एट अ लिटिल गैप. वो सारा चीज ऐसे चलेगी. यहाँ पे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं दैट आई विल राइट. अगर इसमें फर्दर भी कोई सब पॉइंट है देन आई विल फर्दर इंडेंट इट. इससे मुझे शुरू में ऐसा लगा था कि दिस पॉइंट माइट नॉट बी वेरी रेलिवेंट, बट मैंने कुछ एक पर्सनल मेंटर भी थे मेरे जो कि ही इज़ अ वेरी सीनियर रिटायर्ड एक कॉलेज प्रोफेसर है. उन्होंने भी ये देख के कहा कि ये जो राइटिंग स्टाइल है ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, जैसे बुक्स में लिखा होता है उस हिसाब से लगता है देखने में. सो इट वाज वन थिंग. इससे ज़रूर थोड़ा सा लेफ्ट में स्पेस जाता है, लेकिन वो स्पेस जाने के बावजूद जो एक प्रेजेंटेशन बन के आता है वो बहुत अच्छा लगता है. एक एक और चीज है विच आई पर्सनली डिड, मैंने यूज किया अपना रूलर एंड स्केल को. दिस मे नॉट बी वेरी ट्रू. कई चीजों को, कई लोगों को हो सकता है इतना रेलिवेंट ना लगे, बट इससे हुआ क्या कि चीजों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया. तो सर हियर आई टोल्ड बेसिकली टू थिंग्स ओनली इन प्रेजेंटेशन. जैसे मैंने लिखा कि मेरा मेजर फोकस रहता था क्लेनलीनेस और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन पे. एंड इसमें मैं बता रहा था कि जो पॉइंट है उसमें मैंने इंडेंटेशन पे बहुत ध्यान दिया. एंड इंडेंटेशन इज नथिंग जो मैंने यहीं पे दिखाया है, लाइक पहली हेडिंग यहाँ लिखी, फिर सेकंड चीज थोड़ा सा साइड में लिख रखा है. ओके. मतलब ये मैंने ऐसा नहीं डेलिबरेटली किया, मैंने इतना प्रैक्टिस किया कि अपने आप ये चीज ऐसे आ गई है. अब यहाँ पे भी कुछ सब पॉइंट है तो फर्दर उसका इंडेंटेशन कर रखा है. वेरी नाइस. सो इसमें सर कई बार ऐसा होता है कि लेफ्ट में स्पेस छूट जाता है, बट वो देखने में अच्छा लगता है. जैसे बुक्स लिखी जाती है वैसे ही थोड़ा सा लिख के आता है तो वो बिल्कुल. अच्छा लगता है. एंड देर वॉज अनदर थिंग सर जो मैं बता रहा था विच वेरी रेयरली पीपल डू. वो था यूज ऑफ स्केल या रूलर. मैंने जीएस और ऑप्शनल एथिक्स सब में ये यूज किया है. एथिक्स जैसे लेंदी पेपर में भी जब स्टेक होल्डर्स लिखने होते हैं तो मैंने उसको कंपास से ड्रॉ किया है. लाइक आई हैव ड्रॉन विद कंपास द स्टेक होल्डर्स. जिसका स्टेक ज्यादा है उसको ऐसे लिखा है यहाँ पे 50%, जिसका स्टेक कम है उसको ऐसे लिखा है 2% स्टेक. मतलब वेरी नाइस. जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरा सर इसमें मोटिव ये था कि हो सकता है ये मेरे आंसर में वैल्यू नहीं दे रहा है, बट मेरा पर्पस क्या था सर कि अगर मेरे पास 7 मेंस के पेपर्स हैं एंड अगर हर एग्जामिनर मुझे इम्प्रेस होके सिर्फ 1 नंबर बढ़ा देता है एक पेपर में, तो मेरे टोटल मेंस पे 7 नंबर बढ़ जाएंगे. तो मैंने इस फिलॉसफी के साथ बस ये किया कि मैंने स्केल और रूलर लगाया. एंड स्टार्टिंग में डिफिकल्ट था बट समहाउ ये प्रैक्टिस में आ गया. वेरी नाइस. सो दिस वाज अबाउट प्रेजेंटेशन सर. सो अब देखते हैं यथार्थ की कॉपी. यस. और मैं खुद भी सरप्राइज था जब यथार्थ की कॉपीज हमने चेक करी थी तो इतना नीट एंड क्लीन टेबल बनाता था ये. अब मुझे समझ आ रहा है कि बिकॉज ही यूज्ड टू यूज रूलर एंड स्केल इन ऑल द पेपर्स. चलो दिखाते हैं कॉपी यथार्थ की. सो वी विल बी शोइंग यू the full length test that he wrote, test number 7. This was the full length test that he wrote on, I think, just 20 days before the mains exam or 25 days maybe. We will check the date. तो काफी लेटेस्ट ही पेपर है ये.
Yes sir, just before the exam है ये, जस्ट बिफोर द एग्जाम होगा। ये डेट 10 है, सितंबर। हाँ ये मोबाइल नंबर हटा देंगे इसका 10 सितंबर है ना? यस सर। ठीक है। सो 10 सितंबर का इनका पेपर है और मेंस आपका था 24 सितंबर। यस सर, आई थिंक 20 सितंबर से शायद चालू हो 20 गए थे। सितंबर से चालू हो गए थे। ओके लेट्स सी। सो सी प्रेजेंटेशन, अभी हम क्वेश्चन की डिमांड नहीं देख रहे, बस प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अभी यथार्थ ने बात करी इंडेंटेशन की, देखो he is not starting definition from this point, starting definition from right in the middle of the page. Yes, then after closing the definition or the introduction, the next para is again coming from the same point, yes. not from this point. Okay, and when this is over, then he is giving a subheading, and I'm sure आपको भी बहुत क्लियर दिख रही होगी इसकी कॉपी इतने दूर से भी, क्योंकि यही खासियत होती है जब आप स्पेस अच्छा दो, इंडेंटेशन करो, फॉर्मेट फॉलो करो, then you know it's not looking very cluttered, neat and clean. Yes. And see the way he is giving example. First point, historical sociology. For this he is giving example from this point, which is very much visible, and then writing very simple example, complete example, not just one or two word but complete. Right. Okay, then political sociology, and then giving example very beautifully. Everything is looking neat and clean. Okay, so we are not looking into demand, whether it met the demand or not. Our only concern is presentation for the time being. Okay, and so and I think एक टेबल भी सर, हाँ ये आप बता दीजिए, फिर एक टेबल भी दिखाइएगा, आई थिंक है 1C या 1D किसी क्वेश्चन में। अच्छा 1C 1D वाला प्रोबेबली मैंने टेबल भी जरूर ड्रॉ की होगी। ये देखिए, ये भी छोटा सा है बट स्केल से किया है सब, स्केल से किया है, एंड ये भी ड्रॉ किया है किसी ना किसी चीज से। सो सी कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, मतलब सिंपल चीज है लेकिन कितना प्यारी दिख रही है क्योंकि स्केल में भी यूज किया है। सो दैट डज मेक डिफरेंस, भले वो 1 या 2 नंबर का है बट वो 1 नंबर भी बहुत बड़ी बात होती है। वेरी ब्यूटीफुल। ऊपर से भी आराम से कोई भी देखे तो लगता है कि यार वेरी नाइस कॉपी। हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, साफ है। ओके, एंड यहाँ पे शायद इस टेबल की बात कर रहे थे या फिर इस ग्राफ की बात कर रहे थे शायद आप, तो सुसाइड के 4 टाइप्स एंड डरखाइन के हिसाब से, तो इन्होंने वो चारों टाइप्स को प्लॉट कर दिया ग्राफ में, एक्स और वाई का, और ऐसा डायग्राम आया है वो जो साफ दिख रहा है, altruistic, fatalistic, egoistic, and very specifically is mentioned low or high integration or regulation. This is what presentation is, and this is something that many people don't understand or follow. They start writing huge bulky paragraphs. Right. इसका सर इसका ये जो इंडेंटेशन वगैरह इसका भी क्रेडिट मैं आपको दूंगा, बिकॉज दिस वाज समथिंग जिस पे आपने बहुत फोकस किया था क्लास में, और इसको जीएस में भी इम्प्लीमेंट किया मैंने। डेफिनेटली वो जरूरी भी है कि बच्चे इन चीजों को समझे कि क्वेश्चन को ब्रेक करके लिखना कैसे है। राइट सर, फाइन। सो आई गेस गाइस दिस वाज ऑल यथार्थ's journey about sociology, and I feel really proud to have students like him who are very consistent with their learning and not thinking for a second that okay I'm getting tired now, I'm feeling exhausted now. यथार्थ ने कंसिस्टेंटली अपने आंसर्स लिख कर इवैल्यूएशन होने के बाद भी मुझको भेजे ओवर टेलीग्राम, और ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती थी इसकी कि जब तक फीडबैक नहीं मिलते थे इसको यथार्थ मेरे को हमेशा पिंग करता था। हाँ वो चीज मुझे याद है, उससे मेरे को भी रिमाइंडर मिलता था और मेरे को अच्छा लगता था कि यार चलो समवन इज कंसर्न्ड अबाउट हिज परफॉर्मेंस। ओके, एंड उससे मजा भी आता है यू नो कि सामने वाले को इम्प्रूव करना है, उसको फीडबैक चाहिए, एंड this would definitely help teacher and student both to have understanding of where someone is going wrong and what can be done, what cannot be done. आपके कोई क्वेश्चन है तो you are free to ask, otherwise we will close the session. So guys, you are free to ask your questions now. I think किसी ने कुछ शायद क्वेश्चन पूछे भी हैं, let me check. अभी नहीं आए क्वेश्चन किसी के। अगर आपके क्वेश्चन हैं तो you are free to ask, otherwise we will wrap up the session. How to analyze checked copy if suggestions are not matching our expectations. How to analyze checked copy if suggestions are not matching our expectations.
Yes. So इसके ऊपर पहले ये था, हाँ, तुम ये- बताओ। सर इसमें ऐसा कई बार होता है बिकॉज हम लोग इवेल्युएशन भी कई जगह से करवाते हैं. Yes, yes. इट इज ट्रू कि टेस्ट सीरीज जहाँ के लिए वहां से भी कराएंगे, किसी फ्रेंड से भी कराएंगे, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से भी कराएंगे, Right. एंड हो सकता है कई बार मिसमैच मिले चीजों में. Yes. तो इसमें सर हम लोगों को 2-3 चीजें देखनी रहेंगी कि जो एक तो पहली चीज मार्क्स पे कंसर्न ना रहे बिल्कुल भी, बिकॉज मार्क्स रियल में कैसे दिए जाते हैं ये तो नो वन नोज. सही बात है. तो बस फीडबैक पे आपको देखना है, एंड इफ फीडबैक जो है वो हमारी बुक्स में मिल रहा है, हमारे नोट्स में मिल रहा है एंड रेलिवेंट लग रहा है तो उसको कंसीडर करें, नहीं तो वी कैन सेफली इग्नोर द रिमार्क ऑल्सो समटाइम्स. ऐसा नहीं कि वी हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज हमारा कंसर्न रहना चाहिए कि डिमांड को हम एड्रेस करते जाएं, एंड अगर उस डिमांड में वो चीज फिट हो रही है फीडबैक तो हम लोग यूज करेंगे. फीडबैक को आप नोट्स में डाल लीजिए, Definitely. एंड क्वेश्चन की डिमांड में अगर वो नोट्स आ रहे हैं तो उसको लिखिए, नहीं तो उसको इग्नोर करिए. Yes. अच्छा, एक चीज जरूर मैं स्टूडेंट्स आपको बोलना चाहूंगा. आपके फीडबैक में अगर सिर्फ ये लिखा है फेयर इंट्रो, गुड गुड गुड, ठीक है, नाइस, वेल डन, कीप इट अप, तो वो जस्टिस नहीं दे रहा है. ठीक है, या तो आपको फीडबैक मिलना चाहिए कि डिमांड मेट, या मिलना चाहिए डिमांड नॉट मेट, और अगर नॉट मेट तो वाई नॉट मेट. ओके, आइडियल फीडबैक ये होना चाहिए कि आपने यहाँ पे ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा मतलब थिंकर नहीं लिखा, नहीं, ये पॉइंट नहीं लिखा जो कि क्वेश्चन की डिमांड है. सो आपके फीडबैक में थिंकर्स के नाम अगर कोई डाल रहा है, ये नाम लिखो, ये नाम लिखो, तो वो गलत फीडबैक जा रहा है आपको. अगर आपके फीडबैक में सिर्फ फेयर इंट्रो और वो सब जा रहा है तो गलत फीडबैक आपको मिल रहा है. अगर आपके आंसर में कोई आपको बता रहा है डिमांड ही नहीं लिखी, तो वो सही फीडबैक होगा. बस आपको चेक करना पड़ेगा डिमांड कहते किसे हैं फिर, और यहीं से आपकी लर्निंग शुरू होगी. ठीक है यथार्थ, यस सर. ठीक है. हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड और लिंक्ड करंट अफेयर्स और फ्रॉम वेयर फॉर सोशल. हाँ, ये भी बड़ा कंसर्न रहता है करंट अफेयर वाला, ये बताओ. सर एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूंगा सोशियोलॉजी के लिए मैंने करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है. वेरी नाइस. देर आर सम मेनी टॉपर्स जिन्होंने अपने एग्जाम्पल्स में करंट अफेयर्स को कोट किया है, बट मेरा सर पर्सनली मैं सिर्फ स्टैटिक और जो स्टैटिक सोर्सेज में जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं पे मैंने फोकस किया है. बहुत ज्यादा डिमांड के पास कोई चीज पूछी जा रही है तभी उसको लिखा है. जैसे अगर माइग्रेशन पे सवाल आ रहा है पेपर 2 में, या फिर एक्टिव एजिंग पे आ रहा है, या सेक्स रेशियो पे आ रहा है, तो उसमें मैं एग्जाम्पल डाल देता था कि जैसे कास्ट सेंसस पे आया तो कुछ सेंसस बिहार ने किया है वैसा करके, बट उसको फोर्स नहीं किया था मैंने कहीं पे भी. एंड यहाँ पे एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब भी एग्जाम्पल्स देते थे तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दिया है तो जस्ट एक एग्जाम्पल सुसाइड, और फिर हम लोग नेक्स्ट पे मूव कर गए. सो दैट इज नॉट रेलिवेंट सर. वेरी नाइस. बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है भाई यथार्थ. कभी भी एग्जांपल देता हूँ, एक वर्ड देके छोड़ना नहीं है, उसको इलेबोरेट करना है. वही सही लोग चीज मिस कर रहे हैं. यस सर, क्योंकि यहाँ पे वापस जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वी हैव एज्यूम्ड कि एग्जामिनर नोज एवरीथिंग एंड वी आल्सो नो एवरीथिंग. वी हैव टू शो कि वी नो. यस, वो एक चीज थी. सो करंट अफेयर्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा नहीं था. बाकी जो सर के लास्ट में एक लेक्चर था वो थोड़ा सा उसी का रेफरेंस लिया था. बाकी मैंने अलग से नहीं किया था सोशियोलॉजी के करंट अफेयर्स के लिए कुछ किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर 2 स्ट्रेटेजी करंट अफेयर सोर्स फॉर पेपर 2. ये तो हमने समझ लिया है, करंट अफेयर सोर्स फॉर पेपर 2. आदिति चंद्रम, यथार्थ, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? ये वाला सर पेपर 2 स्ट्रेटेजी, current affair for paper 2. As Yatharth clearly said, he did not do a lot of current affair. Yes. And not just Yatharth, many students do not really force current affair. They read current affair just as much as they would read for GS. And if that is applicable, then they would write, but they would not force it. Right? So there is no separate current affair for sociology. Current affair is current affair. It is your mind which is going to use that current in sociology, specifically when it is meeting the demand. एंड एक और चीज थी सर, मैं क्वेश्चंस भी वैसे सेलेक्ट करता था जो स्टैटिक होते थे, तो उसमें करंट वाला जो स्कोप था वो थोड़ा कम भी हो जाता था. ये एक और चीज थी. डेफिनेटली. सो ही जैसा कि I used to say in the class also, when you select questions, always go for the most static,
Don't pick the dynamic question thinking nobody else is doing this, so I'll be the first one on planet Earth to do this question, so I'll get the highest marks. This is not the right way to think about it. Always go for the most static, because static is going to fetch you marks. For current, you are not sure what have you written. On the way back home, you may be thinking मैंने क्या लिखा, एग्जामिनर क्या सोचेगा, कंफ्यूजन रहेगी, कॉन्फिडेंस कम रहेगा. लेकिन स्टैटिक में आपको पता रहेगा जो मैंने लिखा है वो वही है, एग्जामिनर भी उसको नंबर देना ही पड़ेगा. राइट सर. रियल आंसर राइटिंग सर प्लीज एक्सप्लेन. अच्छा, रियल वाला भी आपने कुछ बोला था. यस, वो मैंने ये चीज बोली थी कि दो एस्पेक्ट है आंसर राइटिंग की. एक है ब्रेन स्टॉर्मिंग पार्ट, जिसमें जस्ट 2 मिनट में हम लोग, जैसे यही क्वेश्चन है तो जैसे इसमें इनकी बुक का नाम है, मैं लिख लेता कि इंट्रोडक्शन में मैं बुक का नाम दूंगा और डिफाइन करूंगा एंड थिंकर का नाम लिखूंगा. देन ये हेडिंग बनाऊंगा एंड उसमें ये 2 पॉइंट्स लिखूंगा. ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, मैं रियल में लिख नहीं रहा हूँ. एंड जो रियल आंसर राइटिंग है, मतलब आई एम रियली राइटिंग देम डाउन एवरीथिंग, वो मतलब है बस. डेफिनेटली. सो रियल आंसर राइटिंग लाइक माय answer writing, simple answer writing, and brainstorming means not writing, just thinking what to write. Yes sir. What were your sources apart from sir's class, and how did you manage answer writing and note making of both GS and socio? Yes सर, यहाँ पे आई वुड से कि 2023 और 2024 के अटेम्प्ट में जो सर के क्रैश कोर्स में क्लास में जो नोट्स थे, दे फॉर्म्ड द अल्टीमेट सोर्स फॉर माय प्रिपरेशन. बिकॉज ऑनेस्टली मैंने बुक्स नहीं पढ़ी है सोशियोलॉजी की सर. नितिन सागवान में नहीं पढ़ा आपने? सर बहुत कम, बहुत ही कम, वो भी पेपर 1 के लिए थोड़ा सा पढ़ा है. ओके. हाँ, वो मैंने नहीं किया है. ये एक चीज है जो मे बी लैकिंग, और आई डोंट नो वेदर इट इज लैकिंग और नॉट. वो नहीं किया है मैंने. तो लेकिन मैंने उसको कवर कैसे किया सर, जो पहले अटेम्प्ट्स में एक डर रहता था कि नहीं पढ़ा है, बट इस अटेम्प्ट में क्या किया मैंने, टॉपर के आंसर्स बहुत देखे, पीयर ग्रुप्स के आंसर्स बहुत देखे और अपने आंसर को कंपेयर किया. अगर मुझे लग रहा है कि कुछ गैप है तो वो मैंने नोट्स में ऐड कर लिया. सो अल्टीमेटली जो वो चीज थी, वो चीज यहाँ से कवर हो गई थी. वेरी नाइस. सो दिस वाज वन थिंग. एंड ये है हाउ डिड यू मैनेज आंसर राइटिंग एंड नोट मेकिंग ऑफ बोथ जीएस एंड सोशियो. सो इसमें सोशियो में मैंने जैसे बताया कि क्रैश कोर्स में नोट्स 3 मंथ्स में प्रिपेयर हो जाते थे. एंड उसी में साथ साथ में जब रिवाइज करते थे, लाइक जब 1 महीना या 20 दिन बचे हुए, तब मैंने वो और अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स के बनाए थे. वो बस उसमें कुछ मेहनत नहीं लगती, जब रिवाइज कर रहे हैं जस्ट लिखते जाना है. एंड जीएस में ऐसा हुआ था सर कि मेरे पास हर चीज के नोट्स नहीं थे. इट इज वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग, मेरे पास हर चीज के नोट्स नहीं थे, बट आई ट्राइड कि मैक्सिमम नोट्स बन जाए. जैसे मुझे GS2 में और GS3 में, GS3 बहुत वास्ट है, तो मैंने उसमें ट्राई किया कि जितने ज्यादा नोट्स बना सकता हूँ मैं बना लूं. एंड उसके लिए स्ट्रेटेजी यही थी कि दिसंबर तक जितना बन पाता है बन जाए, नहीं जो बन पा रहा है वो पोस्ट प्रीलिम्स फेज में देखना है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स इम्पोर्टेंस. अगर इम्पोर्टेंट है तो नोट्स बनाना ही बनाना है, अगर नहीं इम्पोर्टेंट लग रहा है तो हैंड आउट पे भरोसा रखना है. सही है. और वो इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है पीवाई को देखकर. राइट सर. Sir, how you changed your mindset after every mains in sociology, knowing that you have worked hard in past attempt also and did almost everything? अच्छा Okay. question. See here, actually, सर यहाँ पे मैं अपना थोड़ा फैमिली एंड वाइफ इन सबको लेके आऊंगा, बिकॉज इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी. सो दे हैड प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल. एंड देयर इज वन वेरी पावरफुल कोट जो मैं सर सबको बताता हूँ. That means, sir, I want to write it. Definitely. Okay. Yes. Yes. Means, sir, it is such a powerful quote कि मैंने अपने WhatsApp, LinkedIn, everywhere I use it. मैंने लिख रखा है. And that is nothing but that mindset is everything. इसका ये मतलब है, जैसे मैंने सेशन में सर बोला कि पहले मुझे लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे नोट्स बनाऊं या कैसे किताब पढूं, या ये चीज तो हो नहीं सकती. बट लास्ट अटेम्प्ट में आके व्हेन एवरीथिंग वाज एट स्टेक, आई सेड कि नहीं, जो करना है वो करना है. सो डेली आई यूज्ड टू पुट लाइक 10+ आवर्स. आप इसको ये मत, डू नॉट मेक इट अ बेंचमार्क कि इतना करना है. मुझे लगा इतना जरूरी है बिकॉज आई एम अ स्लो रीडर, इसलिए मैंने इतना किया एंड डेली किया. एंड मैंने अपने माइंड से सर सारे शैकल्स हटा दिए कि समथिंग कैन नॉट बी डन.
आई थॉट कि जो करना है इट हैज टू बी डन, देन इट विल हैव टू बी डन। तो इस तरह से आई मेंटेन माय माइंडसेट, एंड ऑल्सो हर अटेम्प्ट के बाद लगता था कि थोड़ा सा ब्रेक डाउन आ रहा है या कैसे करें, बट एक एक पॉजिटिव वो भी था, अपने टैलेंट पे भरोसा था, एंड एक अच्छी जगह और जाने का एक ख्वाब था। तो वो चीजें अल्टीमेटली पुश करती थी। ब्रेक लेना पड़ता था, हम लोग को प्रीलिम्स फेल हुए हैं, तो ब्रेक लेना पड़ता था, कई बार वो ब्रेक 1-2 महीने भी चल जाता है। सो इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, सबके साथ होता है, बट अल्टीमेटली जितनी जल्दी ट्रैक पे आ जाए वही है। Definitely. राइट सर। Okay, so guys, we have fairly addressed most of the questions. So अभी यथार्थ के साथ सेशन हम यही क्लोज कर रहे हैं, और आपके कुछ और भी क्वेश्चन अगर होंगे तो यू आर फ्री टू ड्रॉप अस एन ईमेल support@levelupies.com। अगर हमसे पॉसिबल हुआ हम यथार्थ को वो क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। So thank you guys, thank you for taking time out, and thank you so much, Yes. Yatharth, for taking time out, and I wish you all very congratulations थैंक यू, and all success in your life, future endeavors. थैंक यू सर।